हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। मैं जब छोटी थी ना तो मैं टेप रिकॉर्डर को लेके और एक कैसेट को लेके रिवाइंड करके रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती थी। एक रेडियो जॉकी बन के मैं कुछ भी बोलती थी। तो पॉडकास्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे काफ़ी अपीलिंग लगा। मुझे लगा कि मुझे ना ऐसा कुछ करना चाहिए। और वैसे भी जब मैं यूट्यूब की वीडियोस बना रही होती हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि मैं आप लोगों से बहुत अच्छी तरह बात नहीं कर पाती वन टू वन। तो मैंने सोचा कि मैं एक सीरीज़ बनाती हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, जहाँ पर हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हॉट पॉइंट्स है। हॉट पॉइंट्स यानी वो चीज़ें जिनके बारे में आपको लोग बोलते हैं, सोसाइटी बोलती है, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, आपके घर वाले बोलते हैं कि इन चीज़ों के बारे में बात मत करो। क्योंकि उन इंसिडेंट्स या उन चीज़ों के बारे में बात करने से वो लोग एक्सपोज हो सकते हैं। वो लोग आपके बहुत करीबी हो सकते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बुरे लोग हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो एक फ़ेज़ में उस टाइम पे वो समझ नहीं पाए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने भी किसी को ऐसे हर्ट किया हो। तो हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में, जैसे कि मेरी अपनी मिस्टेक्स, मेरे अपने रिग्रेट्स और जो लोगों ने मेरे साथ किया। सबसे बड़ी बात होती है अपनी गलतियां मानना, और सबसे बड़ी बात होती है एक ह्यूमन एरर को एक्नॉलेज करना। शुरू करते हैं मेरे उस रिलेशनशिप से जो मेरा सबसे पहला बेस रिलेशनशिप था। यानी कि जो सबसे पहला रिलेशनशिप होता है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का एक पूरा रुख बना देता है, एक रूट होती है बेसिकली। तो मेरा एक 6 ईयर ओल्ड रिलेशनशिप था, यानी कि 6 साल एक रिलेशनशिप चला था, और वो बहुत ही अब्यूसिव और बहुत ही वायलेंट रिलेशनशिप था। मैं 16 साल की थी और मैं पहली बार उस इंसान को, उस लड़के को मैं मिली थी लॉन टेनिस कोर्ट में। तो मेरे घर के पास एक क्लब हाउस होता था जहाँ पर लॉन टेनिस सीखने जाया करती थी। उस टाइम पे सानिया मिर्ज़ा का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था, और मेरी छोटी बहन और मेरे आसपास भी कई सारे लोग थे जो लॉन टेनिस सीखते थे। तो इस लड़के ने मुझे व्यू करा जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, और मुझे अप्रोच करा और फिर मेरे से नंबर लेने की कोशिश करी। तो मैंने काफ़ी इनोसेंटली, क्योंकि यंग गर्ल होते हो, मैं एक गर्ल्स स्कूल से आ रही थी, तो मुझे कभी गायर अटेंशन भी इतनी नहीं मिली थी। मुझे ये भी नहीं समझ में आता था कि लड़के मुझे कैसे पागल बना सकते हैं। तो मैंने इनोसेंटली अपना नंबर पास ऑन कर दिया, लेकिन मैंने उसके बाद नंबर नहीं उठाया। जब भी वो मुझे कॉल करता था, 2 हफ्ते तक उसने कॉल करी, मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो ये सिलसिला चलता रहा। मैंने घर पे कई सारे झूठ भी बोले, जिसमें मैंने ट्यूशन की फ़ीस के पैसे मैं लेती थी और मैं ट्यूशन नहीं जाती थी, उल्टा इस लड़के को मिलने जाती थी, जिसमें से मेरे दिन के कम से कम स्कूल के बाद 4-5 घंटे इसमें बर्बाद होते थे। और अचानक से इसने एक दिन बोल दिया कि मैं अब तुझसे मिल नहीं सकता इस पर्टिकुलर टाइम में। तो मैंने यहाँ तक कि लड़कियों, लिसन टू मी लिटरली केयरफुली, कि अगर आपको कोई लड़का ऐसे कर देता है तो आपको लिटरली काउंटर करना चाहिए इस चीज़ को। आपको उसको भुगतते नहीं रहना चाहिए, सफ़र नहीं करते रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैं ट्यूशन की जगह, ट्यूशन तो जा नहीं सकती थी, मैंने उसकी जगह इधर उधर गलियों में घूमना शुरू करा, विच वॉज सो एम्बैरेसिंग एंड आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट। एंड देन आई रियलाइज कि उसने मेरी वैल्यू, जो मेरे मेरे लिए जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि वो जो फर्स्ट फेज़ होता है ना रिलेशनशिप का, वो तो मैं बहुत भाव डालते हैं, सब कुछ देते हैं, और उसके बाद वो एकदम से रिट्रैक्ट कर लेते हैं, और तुम ऑटोमेटिकली उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हो, और तुम्हें एकदम से बहुत बुरा लगता है। बेसिकली उसने धीरे धीरे मेरी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा किल करना शुरू कर दिया। मेरी जो इम्पल्सिव हंसी होती थी या मेरी बातें होती थी, मेरे जोक्स होते थे, उसको सब चीज़ अनॉय करने लग गई। और सब चीज़ों पे वो मुझे टोकने लग गया कि तू ऐसे हंसती क्यों है, तू ऐसे बोलती क्यों है, तू ये कपड़े क्यों पहनती है। वो पहली बार मुझे एक मिनी स्कर्ट में मिला था। ही न्यू दैट आई एम अ मॉडर्न गर्ल। लेकिन उसके घर वाले और वो, जब भी मैं उनको मिलने जाती थी तो वो मुझे बोलते थे कि आप साड़ी का पल्लू लेना पड़ेगा, चुन्नी से कवर करना पड़ेगा हेड। एंड वो चीज़ ना मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थी, बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी मॉडर्न फैमिली जहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी फॉलो नहीं होती थी। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन था। मैं एक तरीके से एक स्टेप डाउन ले रही थी इस ऐसी फैमिली में जाने के लिए। एंड बिकॉज ये एक लॉन्ग रिलेशनशिप था, तो मैं इसको शादी की तरफ ज़रूर सोच रही थी। और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं तो कोई और कौन, तो इसके अलावा तो मुझे कोई पसंद ही नहीं आएगा, इसके अलावा तो मेरे को कोई इतना प्यार नहीं देगा। लेकिन एक्चुअली वो प्यार नहीं होता, वो आदत बन चुकी होती है, जिस आदत से हम हट नहीं पा रहे होते, और हम देख नहीं पाते कि इसके बाद और बेटर ऑप्शंस मिलेंगी। धीरे धीरे मेरी पर्सनालिटी तो काफ़ी हद तक किल हो गई। मैं जितनी भी फन लविंग थी, इम्पल्सिव थी, कितनी कूल होती थी, क्वर्की होती थी, वो सब तो किल हो गया। लेकिन फिर भी, क्योंकि हर रिलेशनशिप में जब आप जाते हो ना, तो आप कहीं हद तक अपना कोई ना कोई एक बहुत ही एसेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
पार्ट जो है अपना वो कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हो। तो इसलिए नंबर ऑफ़ रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहिए, इंस्टेड क्वालिटी रिलेशनशिप्स में घुसना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जितनी कुर्सियों पे बैठ के देखोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सी वाली कुर्सी सही। आई थिंक दिस इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द रॉन्ग guys to get the right one. You don't have to go through that deteriorating और depleting kind of process है ये, और मुझे नहीं लगता कि इसके थ्रू जाना चाहिए। और जब मैं कॉलेज में थी, मैं एक हॉस्टल में थी, और हॉस्टल मेरा नोएडा में ही था, एंड वो वहाँ से भी कंट्रोल रखता था मेरे ऊपर कि मैं फेस्ट में ना जाऊँ, मैं नीचे खाना किसके साथ खा रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तो मैं बेसिकली हॉस्टल में भी एक जेल के अंदर थी, बिकॉज ही हैड कंट्रोल ऑन द फ़ोन। इतना ज़्यादा नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड था उसका, इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग एटीट्यूड था। और जब भी हमारी आर्ग्यूमेंट होती थी तो वो मुझे कार से उतार देता था कहीं बीच रास्ते में। आई वॉज ओनली 16 और 17 ईयर्स ओल्ड, एंड देन धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में भी आ गई तब भी ये लड़ाइयाँ ऐसी ही चलती रही। तो जब उसने मुझ पे पहली बार हाथ उठाया, मुझे पता था कि पहली बार हाथ उठाने पे ही तुम्हें रिएक्ट कर देना चाहिए या उस जने को नहीं वापस कभी कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन तुम ना यूज टू हो जाते हो इस चीज़ के कि कोई तुम्हें वॉयलेंट एक्ट करेगा और उसके बाद वो तुम्हें उसके बाद बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ करता है। तो ऐसा ही सिलसिला चलता रहा कि वो जब भी मुझ पे हाथ उठाता था तो वो मेरे को उतना ही ज़्यादा अपोलोजाइज़ करता था जैसे कि ये कभी नहीं होगा। इतने सॉरीज़ बोलना और इतना पैर पड़ना हो जाता था कि मुझे लगता था कि इससे बेटर इंसान नहीं है, एंड ही इज़ गोइंग टू इम्प्रूव, दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू बिकम दिस वॉयलेंट पर्सन अगेन। धीरे धीरे क्या होने लग गया कि जब मैं थोड़ी और बड़ी हो गई और मैं उसकी फैमिली से भी मिली, तो उसकी मॉम को भी मैंने एक बार ये बात बताई कि ये अब्यूसिव है मेरे साथ। एंड द फर्स्ट थिंग, मतलब अगर वो मेरी मदर इन लॉ बन जाती तो क्या होता मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं है। द फर्स्ट थिंग शी सेड टू मी वॉज कि हो सकता है तुमने ही कुछ किया हो, क्योंकि ये घर पे तो ऐसे बिहेव नहीं करता। एक तो घर वालों को और माओ को ये क्यों लगता है कि इनके जो बेटे इनको घर पे दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, वो बाहर जाके कुछ और नहीं बन जाते, वो किसी और के साथ कुछ और नहीं बन जाते। इतना ज़्यादा उनको पूजा क्यों जाता है और उनको एक परफेक्ट आइडियल बेटा क्यों बना दिया जाता है, एक आइडियल लड़का क्यों बना दिया जाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। और उसने सबसे और भी बड़ी चीज़ ये करी कि उसने मुझे आइसोलेट कर दिया काफ़ी हद तक लोगों से, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में रहती उतना ज़्यादा लोग मुझे रियलिटी चेक दे सकते थे कि ये इंसान तेरे लिए ठीक नहीं है। मेरी फैमिली ने कई बार ये पॉइंट आउट भी किया, और एंड तक आते आते एक सैचुरेशन पॉइंट हर एक का आता ही है। ऐसे टाइप के रिलेशनशिप्स जब टूटते हैं और जब तक आपको क्लोजर नहीं मिल जाता, तब तक ये अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव है कि कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में जो ऑप्टिमम लेवल है ऑफ क्रिएटिंग योर पर्सनैलिटी इन द बेस्ट ऑन द बेस्ट लेवल, और आप जो काम है और जो भी करना चाहते हो, वो मेरे को जॉब भी नहीं करने देना चाहता था। तो ये सब चीज़ें आपको रियलाइज़ होता है कि इट वॉज अ मेयर वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ योर ज़िंदगी जो आपने एक इंसान के ऊपर इन्वेस्ट किया। मैंने अपने पूरे 6 साल इन्वेस्ट करे इस लड़के पे, और मेरे को हाँ सीखने को तो बहुत कुछ मिला इन 6 सालों में कि कैसे हाउ टू से नो टू रॉन्ग थिंग्स, अनरीजनेबल डिमांड्स इन अ रिलेशनशिप। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ रीबाउंड्स में फंस गई। तो मेरे से ये ज़रूर लेसन लेना कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पे कोई हाथ उठाए तो पहली बार में ही रिएक्ट करो, पहली बार में उस पर एक्शन लो। सेकेंड ऑफ ऑल किसी की और की इनसिक्योरिटी मतलब कि उनके अंदर कोई कमी है जिसको वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं, या वो आपको नीचे गिरा रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है नीचे गिर जाए और आप कभी समझ ही ना पाओ आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। और तीसरा कि आपको जब आप इस रिलेशनशिप से निकलोगे जो टॉक्सिक और नेगेटिव है, तो आपको बहुत लोग मिलेंगे। जब आप एक्सप्लोर करने लगोगे ना, तो आपको इतना सीखने को मिलेगा लोगों से। और चौथा कि जब आप एक रिलेशनशिप से निकलो तो इमीडिएटली किसी और रिलेशनशिप में मत जाओ। टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड कि अब आपको किसके साथ रिलेशनशिप में जाना है, और फिर आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि कौन आपको जेन्युइनली वू कर रहा है और कौन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए वू कर रहा है। एंड की जो मैं बात कहना चाहती हूँ वो ये हुआ, मेरे को क्लोजर कैसे मिला। क्लोजर किसी के लिए भी किसी भी पॉइंट पे आ सकता है। तो मेरे को क्लोजर इस रिलेशनशिप में ऐसे मिला कि जब उसकी शादी हो गई तब तक भी मैं उतनी क्लोजर में नहीं आई थी। मैं बहुत रोई। 1 साल बाद उसने बहुत जल्दी शादी कर ली, मतलब वो रिश्ता पहले से ही ढूंढ रहा होगा जब तक हमारा ब्रेकअप हुआ, और उसने शादी कर ली और उसी के बहुत जल्दी उसने बच्चा भी कर लिया।
लेकिन बच्चा होने के बाद क्या होता है, आदमी जो होता है, जो लड़के होते हैं, मतलब कुछ लड़के, नॉट, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती, जो कुछ लड़के होते हैं वो अपनी मैरिड लाइफ से बोर होते हैं और वो फिर से फुदकते हैं, और उसकी पर्सनालिटी में ये बहुत बड़ा पार्ट था कि वो फुदकने वाला था, और उसने मुझे फिर से कॉल किया, बीइंग मैरिड एंड बीइंग अ फादर टू अ सन। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट माई क्लोजर, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि ये कभी किसी की वैल्यू कर ही नहीं सकता, और इसके अंदर ही एक लॉयल्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मुझे उस दिन क्लोजर मिला, और हर रिलेशनशिप के क्लोजर के दिन की वेट करनी चाहिए, बिकॉज वन डे व्हेन यू गेट क्लोजर एंड यू विल फील, आहा, आई सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम दिस टॉक्सिक नेगेटिव रिलेशनशिप। तो आई होप आपको मज़ा आया हो मेरी इन बातों के साथ, और मैं कुछ फर्स्ट पॉडकास्ट में मैंने कुछ गलतियां तो करी होंगी, उन गलतियों को एक्सक्यूज़ करते हुए नेक्स्ट पॉडकास्ट की तरफ चलेंगे, कुछ मन की बातें निकली हों और आपके मन तक भी पहुंची हों। तो अगर आपको पसंद आई है ऐसी वीडियो तो लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना और फॉलो करते रहना। सी यू इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। बाय बाय।